नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है आपको समाज में ऐसे लोगों से मिलवाएं जिनका एक स्ट्रगल भरा जीवन रहा है, जिन्होंने बदलाव देखे हैं, जिनके पास कोई तजुर्बा है। तो दोस्तों, आज जिस व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, मुलाकात से पहले मैं अपील करूंगा कि उनके साथ हमने जितना समय लिया है, वीडियो जितनी लंबी है, आप पूरा देखें। उनके विचार तभी आप तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति 1947 में जिनका जन्म हुआ, 1967 में वो व्यक्ति नौकरी लगता है और आज है 2023। 75 वर्ष की उम्र में वो व्यक्ति 106 बार रक्तदान कर चुका है। कई संस्थाओं का वो व्यक्ति प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है। कई किताबें उन्होंने लिखी। हरियाणा से एक अलग जुड़ाव रहा। उनके पिता एक लोक गायक थे, तो हरियाणा साहित्य से एक खून का नाता था। तो आइए आपको मिलवाएंगे उस व्यक्ति से, जानेंगे कि भारत के क्या बदलाव हुए 47 में, क्योंकि उनका जन्म हुआ और आज 2023 है। तो एक बदलता हुआ भारत, शिक्षक कैसे होने चाहिए, विद्यार्थी कैसे होने चाहिए, समाज कैसे बदल गया। तो उस समय फोन नहीं थे, लोग क्या चीज पढ़ा करते थे, किताबों का सदुपयोग था क्या। आज की जो हमारी जनरेशन है किताबों से दूर हो गई है। 84 में क्या हुआ, 75 की इमरजेंसी कैसी थी, इनके माध्यम से हम जानेंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से अपील करूंगा, वीडियो को पूरा देखें। और जो एक उम्र का तजुर्बा है, एक बदलाव जो उन्होंने देखा है समय के साथ, वो आपको समझ में आएगा और सीखने वाला व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। दोस्तों, तो आज आपको मिलवाऊंगा श्रीमान पूरणमल गौड़ से, जो बेसिकली महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं और आज के समय में सोनीपत रहते हैं। आइए दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाते हैं श्रीमान पूरणमल गौड़ जी से। तो दर्शकों, मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमान पूरणमल गौड़ जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, 75 की आपकी एज, 1947 का आपका बर्थ, 75 वर्ष की एक जो जर्नी है सर। जी। और 1947 जो था भारत का स्वर्णिम काल जो था, आजादी मिली, एक बंटवारा भी हुआ, तो वहां आपका सर जो होता है जन्म होता है। और आज 2023 है, भारत जो है दुनिया के नक्शे पर एक अलग प्रतिभा भारत की झलकती है सर। तो एक जो जर्नी रही वो कैसी रही सर, जर्नी आपकी? मैंने गांव में जन्म लिया जी, सुंदरा महेंद्रगढ़ में जी। मैंने वहाँ का बड़ा कष्टप्रद जीवन देखा है सर, ये जो महेंद्रगढ़ वाला एरिया है, मेरे ख्याल ये 65 और बाद में हरियाणा बना, तो वो भी एक आपने चीज देखी है। हाँ, बहुत परिवर्तन देखा है। उस समय तो वहाँ महेंद्रगढ़ में कुछ था ही नहीं। हम प्राइमरी तक का स्कूल था, हम 10 किलोमीटर जो है पैदल जाया करते थे। तब मैट्रिक हमने भवानिया से पास किया हमने जी। उसके पश्चात पढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, बहुत दूर दूर तक कॉलेज थे। नारनौल में था, कोई रिवाड़ी में था, कहीं था, पढ़ने का कोई साधन नहीं था जी। लेकिन मेरे मन में उत्कट अभिलाषा थी कि उच्च शिक्षा ग्रहण करूं जी। मैंने वो जीवन देखा है बच्चों का भी। मैं बचपन से ही थोड़ा समाज सुधार की ओर बड़ी करता था। बच्चों के साथ जो है साथ लेकर के प्राणायाम, योगा और कबड्डी, कुश्ती, सब चीज़ें हम खेलते कूदते थे। लेकिन मैंने एक परिवर्तन देखा है आज के और पहले के बच्चों में। पहले बच्चे बड़े आदर और सम्मान बड़ों का किया करते थे जी। माँ बाप का बड़ा सम्मान करते थे, कुछ सीखने की, करने की उनमें तमन्ना रहती थी जी। और चाहते थे कि हमको कहीं नौकरी मिल जाए तो हम भी बड़े आदमी बने जी। तो इस प्रकार का वातावरण जो है वो, क्योंकि गांव में बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, मैं ही ऐसा व्यक्ति था। एक मेरा भाई था, वो अध्यापक था, तो वो उनसे प्रेरणा लेके मैं भी कुछ बनूं जी। तो वही तमन्ना के साथ जो है मैं आगे बढ़ा जी। और फिर जो है मैंने घूम फिर करके मैंने जो है एक छोटी सी नौकरी मैंने कहीं ली थी और साथ रहते हुए और फिर धीरे धीरे जो है रेलवे मेल सर्विस में आ गया और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में बहुत दिन तक मैं रहा। और वहाँ मैं देखा परिवर्तन बड़ा नज़र आता है, विद्यार्थियों में भी और अध्यापकों के अंदर भी। पहले अध्यापक जो है अपने शिष्यों को अपने पुत्रवत समझते थे। मेरे हर पल पर कि ये सर्विस भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है, हर प्रकार की मदद करने के लिए मेरे गुरुजन रहते थे जी। और मुझे जो आशीर्वाद मिला उनका,
जो कुछ हैं मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। प्रातःकाल उठ कर नमन करना, प्रणाम करना, परीक्षा में जाने से पहले उनका आशीर्वाद लेना, झुकना, विनम्रता करना, तो ये सब चीज़ें जो है मैं देखता हूँ ना आज के विद्यार्थियों में वो चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन ऐसा भी है मेरे साथ, मैं बहुत 35 वर्ष के करीबन अध्यापक रहा हूँ जी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मुझे बहुत अच्छे अच्छे जो है विद्यार्थी मिले। राष्ट्रीय सेवा योजना का मैं कार्यक्रम अधिकारी रहा। बच्चों के अंदर जो है शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति, गरीब के प्रति किस प्रकार से हमें अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, इस प्रकार की बातें कह कर के उनके मन के अंदर मैं कहीं बैठ गया और वो मेरी तरह से ही समाज सेवी जो है विद्यार्थी बने। तो ये मेरा सौभाग्य है। और अब जो है देखता हूँ कि विद्यार्थियों में बहुत बदलाव आ गया है। वो अध्यापकों का सम्मान भी नहीं रहा और मैं ये कहूँ कि अध्यापक भी व्यवसायी बन गए हैं। वो अपने विद्यार्थियों को बच्चों की तरह से नहीं, एक बस एक फॉर्मल के रूप में ही विद्यार्थी मानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा परिवर्तन आया, गुणवत्ता जो है विद्यार्थियों में भी और अध्यापकों में, उस दृष्टि से बहुत अंतर आया है। सर आपके समय में ना तो मोबाइल फोन होते थे, आज मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं और स्मार्टफोन हाथों में हैं। किताबों से क्या दूरी बन गई या फिर टेक्नोलॉजी बढ़ गई है? आप किस साइड पे इसमें रहेंगे कि किताबें भी अब एक एप्लीकेशंस में देखता हूँ आ गई हैं, भाई किताबें आप सुन लो कान में लीड लगा करके, तो उस पर आप क्या विचार रखते हैं? हमें ये याद है कि हम जब जाते थे विद्यालय में तो पुस्तक खोल करके सारे रास्ते उसको पढ़ते हुए जाया करते। सारा सब कुछ जो है पहले एडवांस में हम पढ़ लिया करते। आते समय जो अध्यापक पढ़ाते थे उसको रिवाइज कर लेते थे हम। हमें कोई संसाधन उपलब्ध था ही नहीं और कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये फ़ोन वगैरह, ये कुछ कल्पना भी नहीं थी, फ़ोन भी नहीं था, घरों में नहीं थे। लेकिन अब तो बिल्कुल ही बदल गया है। अब तो बच्चे जो हैं कोई चीज़ भी उनको स्मरण नहीं रहती, याद नहीं रहती, तुरंत एकदम से फ़ोन उठाएंगे और उसके अंदर देख करके बता देंगे सब कुछ जो है। तो यद्यपि प्रगति हुई है, साइंस ने बहुत प्रगति की है और उसके लिए हमारा विकास भी हुआ है। भारत का तो बस फ़ोन को लेकर के तो बहुत ही तरह की इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्री हैं और दुनिया भर का विकास हुआ है। लेकिन विद्यार्थी जो है अब फ़ोन तक ही सीमित रह गया है। उन्होंने मानवीय मूल्य, जीवन मूल्य, पढ़ना लिखना, पुस्तकें पढ़ना, पढ़ने का पाठक तो रहा ही नहीं ना आज। कितने अखबार पढ़ते हैं, विद्यार्थियों से पूछिए, पुस्तकें कितने पढ़ते हैं, कोई उठाता ही नहीं है। जो कुछ है बस फ़ोन निकाला, नेट के माध्यम से किया, मोबाइल निकाला और अपना उसमें देख लिया। उनमें इतनी प्रतिभा तो बहुत है लेकिन उनके अंदर पढ़ने की रुचि जो है, जो होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, वो आज के विद्यार्थी में नहीं है। जी, तो सर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, संघ हो या और भी काफ़ी संस्थाएँ हैं, आप वहाँ पर स्टेट प्रेज़िडेंट रहे हैं, वाइस प्रेज़िडेंट रहे हैं और हरियाणा साहित्य अकादमी के भी आप निदेशक रहे हैं। तो कभी जब इतनी इंसान पोस्टों पर पहुँच जाता है, ऊपर एक लेवल अटेन कर लेता है, तो कभी राजनीति में या पॉलिटिक्स में आने का आपको चांस, सुनहरा मौका इस तरह का मिला या आप कभी इंटरेस्टेड नहीं थे इस चीज़ में? मैं स्वयंसेवक हूँ जी। 1970 से जी। और मैंने जिन संस्थाओं में काम किया है जी। उन संस्थाओं से मैंने बहुत प्रेरणा ग्रहण की है। जी। ऐसे ऐसे त्याग तपस्वी हमारे प्रचारक रहे हैं जिन्होंने जीवन होम कर दिया समाज सुधार के लिए। ऐसे लोगों के संपर्क में आने के पश्चात कभी मन में जिज्ञासा नहीं हुई कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में जाना है। केवल समाज देवता के प्रति अपना जीवन अर्पित करना है, उसी की सेवा करनी है, उसी के लिए रक्तदान करना है, उसी के लिए रक्तदान करवाना है। 106 बार रक्तदान मैंने किया और मैंने ऐसी संस्थाएं जैसे माँ भारतीय रक्त वाहिनी है, उसके 140 कैंप सेनार्थ और समाज सेवा के लिए लगाए हैं। ऐसी संस्थाओं का मैं संरक्षक रहा हूँ और जीवन यही है कि जब तक प्राण है, जब तक जीवन है, जब तक रक्तदान दे करके समाज की सेवा करें, बस यही इच्छा रहती है। गांव गलियों में मैंने बहुत काम किया है।
मैंने लोक अदालतों में मैंने काम किया है। मैंने ऐसे गरीब लोग जो कोर्ट में नहीं जा सकते थे, उनके घरों में जा करके मैंने समझौते कराए हैं। उनका केस जो है वो कोर्ट के अंदर जो है हमने लड़ा है, उनको मदद दी है। इस प्रकार गरीब जहाँ भी मुझे मिलता है, जो भी मिलता है, अपनी क्षमता के अनुकूल जो है जीवन चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की सेवा में करता रहूँ। जी सर, कौन से कोर्ट में आप प्रैक्टिस किया करते थे? मैं प्रैक्टिस नहीं करता था। मैं पहले ये सोनीपत सेशन कोर्ट जो है जी वहाँ जो है उनके मार्गदर्शन में जो है जो लोक अदालतें बनती थी पहले, जी वहीं में एक सदस्य के रूप में मैंने काम किया। काफ़ी सारे जजेज के साथ काम किया, जी वहाँ से बहुत कुछ सीखा भी। वहाँ समाज के बीच में कैसे विवाद होते हैं, पुरुष स्त्री के कैसे संबंध खराब होते हैं, क्या क्या व्यवधान पड़ते हैं, जी क्या प्रलोभन आता है, क्या दुर्दशा होती है, जो नहीं व्यक्ति कोर्ट आ सकते हो आकर के हम कैसे समझौता कराते हैं। मैं LLB नहीं था उस समय, जी मैं लॉ ग्रेजुएट नहीं था, मेरे अंदर तमन्ना थी। जी लेकिन वो तमन्ना मैंने जब मैं DV कॉलेज करनाल का प्रिंसिपल बना तो उसमें 57 साल की उम्र में मैंने लॉ किया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इवनिंग क्लासेज अटेंड करके। तो ये कानून जो है उसका अध्ययन जो है, उसका पढ़ना लिखना है, वो भी जीवन में एक नया जो है आयाम खोलता है। जी और चाहता है कि हम समाज की सेवा जी फ्री होकर के भी करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि वकालत करें, गरीबों से पैसे लें और फिर हम वकालत करें। हम तो जीवन मुफ्त सेवा करने के लिए समाज के अंदर समाज के ऐसा काम किए रहे, हम करते रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ी चीज जो मैंने अभी किस्सा नहीं छेड़ा था, सर ने बता दी है। 106 बार सर ने रक्तदान किया है और समाज सेवा में शुरू से रहे हैं। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, पर 10वीं के बाद से रेलवे मेल सर्विसेज की जॉब से प्रिंसिपल तक, और फिर हरियाणा साहित्य अकादमी के आप निदेशक रहे हैं सर। तो हरियाणा की संस्कृति से भी आपका एक जुड़ाव रहा है, अचीवमेंट्स तो आपकी रही हैं। तो 2 लाइनें सर मेरे को याद आ गई हैं। तो बदलाव की जो आप बात कर रहे थे, तो क्या उस बदलाव पे वो खरी उतरती हैं क्या? वो 2 लाइनें मैं बताऊं कि माया के नशे में फिरते हैं अभिमानी बहुत, लेन देन ने कुछ नहीं धोरे, ऐसे देखे दानी बहुत। तो क्या ये आज समाज में वो 2 लाइनें सत्य सिद्ध होती हैं? बड़ी महत्व की दोनों पंक्तियां हैं। जी मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जो अंदर कुछ हैं, बाहर कुछ हैं। जी अपनी लोकप्रियता के लिए, लोक प्रसिद्धि के लिए वो दिखावे का गरीबों की मदद करते हैं। वो बस माया लिप्त तो रहते ही हैं, लेकिन गरीबों की मदद भी जो है वो अपना नाम करने के लिए करते हैं, हृदय से नहीं करते हैं। जी ऐसे बहुत सारे मेरे लोग संपर्क में आए हैं, और राजनीतिक भी बहुत ऐसे हैं मेरे संपर्क में आए हैं जी जो इन पंक्तियों पर सही खरे उतरते हैं। सर, आपके पिताजी स्वर्गीय श्रीमान टेक चंद जी, गौड़ जी, वो भी एक लोक गायक थे। जी, जी। तो कई कविताएं उन्होंने भी लिखी हैं। तो एक कहीं ना कहीं खून में चीज थी और संस्कृति से जुड़ाव था। तो सर, मैं आग्रह करूंगा 2 लाइनें आप अगर गुनगुना के बताएं तो सर। मैं 10वीं तक बहुत अच्छा गायक रहा हूँ, जी और बड़े बड़े मंचों पर मैंने हरियाणवी गीत रागनियाँ गाई हैं, मैंने जी 7वें स्वर में गाई हैं। जी मेरे पिताजी जो है लोक गायक रहे हैं, बहुत उन्होंने गीत लिखे हैं, जी रागनियाँ उन्होंने लिखी हैं, जी और मैं उनके जीवन से बहुत प्रभावित रहा हूँ। जी वो भगवान में ज़्यादातर वो आध्यात्मिक चीज़ें जो है ना, वो ज्ञानपरक चीज़ें जो हैं, वेदों की चीज़ें जो हैं, वो गाया करते थे। जी भगवान के प्रति उनका जो है बड़ी आस्था थी। वो कहा करते थे, गूढ़ गति भगवान तेरी तू, देते हुए ने भर दे, भरे हुए ने रिताए करके, ठाई परसी धर दे, ठाई परसी धर दे। तो भगवान की महिमा है, गरीब को अमीर बना देता है जी और अमीर को गरीब बना देता है। ऐसी प्रबल शक्ति वाले भगवान के प्रति जो है बहुत ही सुंदर जो है रागनी जो है उन्होंने ये प्रस्तुत की थी। जी सर, हरियाणा के विभाजन के बाद में, जो पंजाब के बाद में हरियाणा बना,
विभाजन हुआ, तो उसमें क्या हरियाणा में बदलाव उस समय में और आज के समय में आप देखते हैं? मेरा अनुभव यह है कि जब पंजाब के साथ हमारा हरियाणा था जी तो हरियाणा की और पंजाब वालों ने कभी ध्यान नहीं दिया। कभी कैसे विकास हो, कितना क्या हो, हमें पता है। जब हम गांव में ही होते थे तो सर एक चीफ मिनिस्टर आ जाता था तो लाखों लाखों की भीड़ उमड़ती हुई चली जाया करती, केवल केवल मिलने के लिए, देखने के लिए कि चीफ मिनिस्टर कैसा है। जी इसलिए जाते थे, नंगे पैरों जाते थे, रेत में से जाते थे, टिब्बों में से जाते थे, और कोई सुविधा किसी प्रकार की, रोड की कहीं सुविधा नहीं थी किसी भी तरह की, न आवागमन के साधन थे, कहीं कुछ नहीं था। लेकिन आज तो बस आश्चर्यजनक परिवर्तन है, शिक्षा की दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से, विद्यालयों के दृष्टि से, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटी, दुनिया भर के संस्थाएं आज, स्कूल, कॉलेजेज चक पे पर हरियाणा गवर्नमेंट ने इतना खोला हुआ है। हमारे लिए तो जो है अब हरियाणा नंबर 1 पे समझता हूँ। प्रगति की दृष्टि से सब प्रकार के विकास मिलते हैं। किसानों को सुविधा दी गई है, विद्यार्थियों को सुविधा है, अध्यापकों के बड़े बड़े ग्रेड मान हो गए हैं, और कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटी 10-10 यूनिवर्सिटी जो है, सोनीपत के अंदर ही है 6 यूनिवर्सिटी। तो इतना विकास हुआ है, नहीं पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे यूनिवर्सिटी की। कभी हमें पता, हमारे भाई कहा करते थे कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में जाते थे पढ़ने के लिए, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़। तो और आज देखो, अब आप जगह जगह पर हर जिले के अंदर 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटी खुली हुई है। जी तो बड़ा विकास हुआ है सब तरफ से। सर, एक SYL का मुद्दा तब से आज तक है, तो मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचानी है, पर आपको क्या लगता है ये एक पब्लिक का मुद्दा है, आम किसान का, या इसे राजनीतिक बनाया गया, आज तक इसका समाधान नहीं निकल पाया है? देखो, ऐसा है कि जबकि भारत देश एक ही है। SYL जो है वो हरियाणा के लिए जीवन रेखा है जी, किसान के लिए जीवन रेखा है। यद्यपि सिंचाई के संसाधन बहुत उपलब्ध हैं हरियाणा के अंदर, लेकिन फिर भी यदि दक्षिण हरियाणा और यदि इस एरिया के अंदर जो है, यदि हमें ये पानी मिल जाए तो वैसे तो उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा नंबर 1 पर है, लेकिन फिर तो और भी ज़्यादा जो है सुविधा हमको प्राप्त हो जाए। कंट्रोवर्सी चली हुई है, सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत अच्छा निर्णय देता है हरियाणा के पक्ष में, लेकिन हो सकता है कि जब पंजाब को समझ में आ जाए तो ये झगड़ा सुलझ सकता है और हरियाणा में SYL का पानी मिल सकता है। तो सर, जो 47 में आजादी मिली थी, 65 तक आप जॉब पे आए हो, तो क्या वो जो विभाजन का एक दर्द था वो इतने सालों तक था? आपने महसूस किया क्या उस चीज को उस समय में? हमें तो खैर मालूम नहीं था इन बातों का। जी हमें तो उस समय की परिस्थितियां जो है पढ़ लिख करके, देख करके ही मालूम पड़ती हैं, लेकिन हम जिनसे सुनते हैं उनसे, हमारे बुजुर्गों से सुना करते थे, जो उन्होंने वो भीषण काल देखा है। क्योंकि सर एक लड़ाई भी हुई थी उस टाइम, 60 से 65 के बीच में, जो एक झगड़ा हुआ है, युद्ध एक हुआ है, वो आपके समय में था? तब आप नहीं, हमारे समय में तो कोई विशेष बात हुई नहीं, न उस समय हमको ज्ञान था, न हमको मालूम था इन चीज़ों के बारे में। जो कुछ भी है वो सभी जानते हैं, सभी पढ़ते हैं, वैसे ही हमने पुस्तकों में पढ़ा लिखा है जो भी कुछ है, बस उसी की जानकारी है। और हमें, हमारे काल में तो कोई हमें जानकारी नहीं है, काल में, उम्र में। चीन के साथ भी सर एक युद्ध हुआ? हाँ, चीन के साथ युद्ध हुआ था जी उन दिनों। तो हम जो है मैट्रिक में थे, तो बस बहुत भीषण युद्ध था वो। और ये भारत के शूरवीर जो हैं, जी उन्होंने तो अपने प्राण जो है दिए ही दे देश के लिए, और खूब युद्ध लड़ा, खूब लड़ा, खूब बहादुरी के साथ लड़ा उन्होंने। लेकिन फिर भी जो है चाइना से हम बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि भारत के जो योद्धा हैं उनके अंदर तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूँ, इस प्रकार का भाव लेकर के
वो भारत का शूरवीर योद्धा जो है युद्ध करते हैं, और वही युद्ध उन्होंने आज तक जितने भी पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ जो भी लड़े, इसी भावना के साथ लड़े और उन्होंने विजय प्राप्त भी की। सर 84 का समय भी आपने देखा होगा, एक इमरजेंसी का दौर भी निकला है, तो उस पे आप क्या अपना विचार रखते हैं कि क्या वो चीजें सही हुई वक्त के हिसाब से? और एक चिंगारी सर आज फिर पंजाब में उठती हुई कई बार नजर आती है, तो आप क्या विचार सर उस पे रखते हैं कि उस समय क्या चीजें रह गई और क्या होना चाहिए था और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए थी? देखो 1975 के अंदर जो है इमरजेंसी लागू की गई थी। सभी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उन पर कुठाराघात हुआ था। बोलने की, अभिव्यक्ति, अखबार की स्वतंत्रता और सब प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं उन सब पर प्रतिबंध सा लग गया था जी। और 19 महीने का वो काल जो है वो मैंने भी भुगता है। वैसा समय जो है जीवन में कभी देखा नहीं है। एक बार की घटना है कि हम अध्यापक थे, जब डीएवी कॉलेज में थे निनोला में, इमरजेंसी के टाइम में तो हमको पुलिस ने रोक लिया, 2 प्रोफेसरों को, और कहने लगा कि ये इधर चलो, आप इधर चलो, और हमको ले गया और वहाँ ले गया जहाँ जो नसबंदी का कैंप था, वहाँ ले गया हमको। तो वहाँ जो हमारे जो चेयरमैन थे वो कांग्रेस के प्रधान थे। हमने कहा भाई हमारे प्रधान जी से कह दो, आप जो कहेंगे वो हम कर लेंगे। तो उन्होंने जो है वो डर गए कि भाई ये तो पढ़े लिखे आदमी है, इनके चक्कर में ना पड़े, मुक्त हो गए। तो देखो ऐसा काल भी था कि मेरे गांव के अंदर भी ऐसी ऐसी घटनाएं थी कि किसान लोग और गरीब लोग जो है ना वो खाट के नीचे जो है, पलंग के नीचे घुस जाया करते थे कि कभी नसबंदी करने वाले ना आ जाएं। मतलब इतना जोर जबरदस्ती था वहां पर उस काल के अंदर, क्रूरता एक तरह से। हाँ, क्रूरतम काल था उस समय। और धन्य हो हमारे देशवासियों को जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ जो है वो उस काल को झेला, भी जेलों में रह करके झेला, और अंत में जो है उन्होंने विजय प्राप्त की। सर सही था या नहीं था? क्या कंट्रोल जरूरी था पॉपुलेशन पे? ऐसा है कि समझाना हो, अब समझ में सभी, हम दो हमारे दो, अब लगभग यही सारे समाज के अंदर शायद ही कोई होगा जिसके बहुत बड़ी हो गए, नहीं तो यही है समझ की वजह से पढ़ लिख करके हो गए, अपने आप ही स्वयं में हो गए। लेकिन जहाँ नहीं है, इस बार ऐसा नहीं है, प्रतिबंधन नहीं है, जहाँ खुली छूट है, जहाँ वहाँ जो है प्रतिबंध होना चाहिए जी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं है और कहीं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जो है, हमारा भारत जो है इस दृष्टि से बहुत समझ के काम कर रहा है। पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ भी जो है 2 से ज़्यादा संतान अपनी पैदा नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि मैं कैसे पढ़ाऊँ लिखाऊंगा उनका। तो उनका ध्यान जो है पढ़ने लिखाने पर और बच्चे की विकास के ऊपर जो हो गया है। सर आप कितने भाई बहन थे? हम 6 भाई बहन थे। अच्छा, और अब आपके कितने हम बच्चे 2 हैं? रह गए बस, बाकी परमात्मा को प्रिय हो गए। नहीं, आपके सर कितने बच्चे हैं अभी? मेरे पास एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों की शादी कर दी, 4 हो गए, चारों दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं इंग्लिश के। जी, तो आपने हमारे दो वाली चीज को सिद्ध किया है कि भाई हम तो 8 थे, हाँ मैंने तो जो है ये जो आजकल जाति प्रथा का जो रिवाज है चला हुआ, इसको भी मैंने भंग कर दिया। जी। मेरे दोनों बच्चों की इंटरकास्ट मैरिज है और बहुत ही सामाजिक विवाह हुए हैं और बहुत समझदारी के साथ हमारे बच्चे जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अपना नाम कर रहे हैं। सब वो भी मेरी तरह सामाजिक हैं दिल्ली के अंदर। सर 84 भी आपने देखी है, तो एक चिंगारी सी उठती हुई पंजाब में दोबारा सी नजर आती है, उस पे आप क्या कहते हैं? जो भी हाल फिलहाल में वहां पर किस्से चल रहे हैं, खैर विद्रोह की भावना तो सर तोड़ने की होती है, पर देखो आप क्या विचार ऐसा है कि कुछ तत्व जो हैं उनके दिमाग के अंदर ऐसा कीटाणु भरा हुआ है कि हमने भारत का नुकसान करना ही करना है, भारत की एकता को खंडित करना ही करना है। भारत जो एक सूत्र में बंधा हुआ है उसको विकृत करने के लिए कोई न कोई जो है ऐसा भाव, ऐसी भावना जो है पैदा करने वाले लोग जो है आ जाते हैं। तो ये भाव जो है वो अब भी पंजाब के अंदर पैदा बार बार हुए,
पहले उसका निपटारा हुआ, उसका विनाश किया। बड़ा बड़ा काला युग जो है पंजाब का देखा है। हमारे बहुत सारे मित्र जो है बस में जाते उनको भून दिया गया था। तो वो काल देखा है, उस काल को। फिर भी जो है हमारा भारतवासी, भारत के लोग, भारत का समाज जो है बहुत समझदार है। उन्होंने उस काल को भी देखा और बहुत समझदारी के साथ उसका मुकाबला किया। आज संपन्नता है, आनंद है, सब कुछ है। ऐसी विरोधी विचारधाराएं आती है लेकिन वो खत्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा चलने वाली नहीं है। अब हर कोई व्यक्ति, हर कोई नागरिक जो है वो समझदार हो गया है, उसकी समर्पण भावना देश के प्रति है, उसको कोई विखंडित नहीं कर सकता। सर, एमफिल, पीएचडी, एलएलबी, एमए, बीए, काफी डिग्रियां आपने हासिल करी और रेलवे की जॉब से लेकर के प्रिंसिपल तक का आपका सफर रहा। डायरेक्टर, निदेशक, मेंटर, आप बहुत सारी संस्थाओं में थे हैं। समाज सेवा में आपने ब्लड डोनेशन करा है। तो सारी चीजें सर सराहनीय हैं आपकी। और 75 वर्ष की दोस्तों एक उम्र है और एक बदलता हुआ भारत भी सर आपने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब एक आखिरी में सवाल चलते चलते मैं लूंगा कि जो एक तोड़ने वाली चीजें होती हैं और एक तरफ मांग जोड़ने की होती है, एक तरफ मांग है कि ये राष्ट्र बना दो और दूसरी तरफ मांग उठ रही है कि ये राष्ट्र बना दो। कुछ कुछ जो सामाजिक चीजें हैं उठा रहे हैं। अब तो एक बाबा भी हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, उन्होंने भी मांग उठाई है। और इंडिया का सर जो संविधान है आपने लॉ करी है, तो एक सेक्युलर कंट्री जो है 1947 में इंडिया जब आजाद हुआ तो किसी धार्मिक उस पर आजादी नहीं इन्होंने अपना बनाई चीज, इस सेक्युलर इंडिया बताया गया। तो उस पर आपके क्या विचार हैं कि किसी धर्म को लेकर के जो चीजें होती हैं देश में, आप क्या कहते हैं उस चीज पे? देखो, हमारे जो प्राचीन जो हमारी संस्कृति रही है जी वो जो है, यदि हम उस पर चिंतन करें, विचार करें, तो जब जब राजनीति का आधार धर्म रहा है जी उस समय भारत जो है वो विश्वगुरु रहा है। क्योंकि हर जगह वेदों में, ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, सभी सर्वत्र जो हमारी ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा में, ऋषि परंपरा के अंदर जो है वो धर्म का मतलब बहुत गहरा है। धर्म का ऐसा नहीं है कि ये पंथ हैं जो रह गए, जो बने अभी ये पंथ है, ये धर्म नहीं है। धर्म का बड़ा व्यापक अर्थ है। जो व्यक्ति धारण करता है उसी को धर्म कहते हैं। जी विद्यार्थी जो है पढ़ना उसका धर्म है, जी शिक्षक का पढ़ाना धर्म है। इसी तरह से जो कुछ भी कार्य में जहाँ भी लगा हुआ है, निष्ठा पूर्वक जो उस कार्य को करता है वो उसका धर्म है। और इसी कारण से जो चार वर्ण जो जिन पे विवाद चला हुआ है, चार वर्णों पे बड़ा विवाद चला हुआ है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने चातुर्वर्णम सृष्टियाम, चारों वर्ण की मैंने सृष्टि रचना की है। और बड़ा विवाद चला कि ब्राह्मणों ने चार वर्ण कर दिए, उन्होंने जाति प्रथा उन्होंने कर दी। ये सब गलत है, गलत भाव है। मैं तो ये कहता हूँ कि व्यक्ति जो है वो जाति पाति के चक्कर में ना पड़ करके और केवल जो है मानवता को ग्रहण करे। सब हम एक हैं, सब हम मानव हैं, मानव की सेवा करे, मानवता का धर्म जो है अपनाए, यही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सेकुलरिज्म जो है वो बड़ा अच्छा शब्द है सुनने के लिए, लेकिन सेकुलरिज्म का दुरुपयोग किया जाता है, दुरुपयोग होता है सेकुलरिज्म का। जब कोई एक वर्ग जो है वो अपनी बात उठाता है तो उसको दूसरे लोग जो है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, सामाजिक क्षेत्र से भी और वैसे भी। दूसरा कोई करता कुछ भी रहे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो सेकुलरिज्म शब्द सुविधा की दृष्टि से प्रयोग करता है, राजनीति भी करता है हर कोई व्यक्ति, हर संस्था जो है। बाकी मैं तो ये समझता हूँ कि मानवता का एक मंत्र जो है वही सबसे बड़ा धर्म है, उसी पर हमको चलना चाहिए। व्यक्ति तड़फ रहा है, दूसरा व्यक्ति तलवार लेकर के काट रहा है उसको, क्या चीज़ है ये सेकुलरिज्म है क्या? ये
हिंसा अभी पिछले दिनों हुई है, हो रही है, बिहार में हो रही है, वहाँ हो रही है, क्या है ये सेकुलरिज्म है क्या? उनको कहे तो वो कोई मानता थोड़ी इस चीज़ को। यदि उनके अंदर मानवता का थोड़ा बहुत भी अंश हो, उनके हाथ में तलवार नहीं हो, वो चाकू ना हो, किसी को मारने की हिम्मत ना हो, तो इसलिए मानवता का धर्म जो है वो हमको अपनाना चाहिए। संविधान में सबसे बड़ा धर्म यही है। सर बहुत सुंदर जो है आपने चीजें बताई हैं, और मैं सौभाग्य समझता हूं कि आपके साथ बैठे हैं, एक जर्नी आपकी लाइफ में है। तो दोस्तों, दो लाइनें हैं कि माला कहे है काट की, तू क्यों फेरे मोहे, मन का फेर ले तुरंत मिला दूं तोहे। ब्लड डोनेशन में तो खैर ये लाइनें बिल्कुल सही सिद्ध होती हैं, और जीवन में भी अगर कोई उतार ले तो बिल्कुल सार्थक सिद्ध होती हैं कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी, किसी का खून बहाना ठीक नहीं। सर ने 106 बार डोनेशन कराया, आप लाइफ में एक बार ब्लड डोनेशन करिए दोस्तों, दूसरी बार आप स्वयं करेंगे और जिंदगी में किसी और को अपने आप प्रेरित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूं, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप आए और आपने मेरे बारे में कुछ जानकारी ली, बहुत ही आनंद मिला। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही पुण्य कार्य कर रहे हो आप, ये समाज में दिशा दिखाने वाला कार्य कर रहे हो। आपको और भी समाज में बहुत ही समझदार व्यक्ति मिलेंगे, बहुत प्रेरक व्यक्तित्व मिलेंगे। ऐसे अच्छे लोगों के पास जो है जाकर के यदि आप विस्तार करते हो, फैलाव करते हो, दिखाते हो, तो ये बहुत बड़ा काम समाज के उत्थान का करते हो आप। आपको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, आपको बहुत बधाई देता हूँ कि अच्छे अच्छे काम आप लगे हुए हो, अच्छे लोगों का साक्षात्कार लेते हो, जाते हो, ये बहुत पुण्य कार्य है आपका। मैं सर आभार प्रकट करता हूँ, आपने चलो आशीर्वाद दिया। चलो, बहुत ही धन्यवाद बहुत सर। शुभकामना।